साल 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर पहला कदम रखा। इंसान का छोटा सा कदम, इंसानियत की बड़ी छलांग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर चहलकदमी कर रहे थे, भारत के केरल राज्य के एक छोटे से गांव में एक आदमी साइकिल चला रहा था। कहना चाहिए साइकिल के बगल में चल रहा था। साइकिल पर उसकी रखा था एक छोटे से रॉकेट का एक हिस्सा। साइकिल के 2 पहिए बैलगाड़ी के 4 पहियों में तब्दील हुए। तमाम जुगाड़ बिठाए गए, पैसे नहीं थे तब, संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी पहिए रुके नहीं। साल 2023, पहिए चांद की सतह तक पहुंच चुके हैं। साइकिल चलाने वाले वो हाथ अब नहीं हैं, वो आंखें कब के बुझ चुकी जिन्होंने सपना देखा देश को चांद तक पहुंचाने का। उन्हीं कुछ नामी और अनाम लोगों को याद करते हुए आज बात करते हैं भारत के स्पेस मिशन के शुरुआती दिनों की। कैसे धर्म का एक प्रतिनिधि एक वैज्ञानिक को अपना पूजा का स्थल देता है ताकि विज्ञान तरक्की कर सके। कैसे एक गिरजाघर में रखी गई भारत के स्पेस मिशन की नींव, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का हमारा कार्यक्रम तारीख। कहानी शुरू होती है साल 2008 से। चंद्रयान मिशन लॉन्च होने में कुछ ही दिन बाकी थे। एक रोज डॉक्टर कलाम इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष जी माधवन नायर से मिलने गए। डॉक्टर कलाम ने पूरे मिशन के बारे में जानकारी लेने के बाद एक सवाल पूछा, माधवन, तुम दुनिया को क्या सबूत दिखाने जा रहे हो कि हम चांद पर पहुंच गए? अपनी बात आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर कलाम आगे बोले, जब हमने एवरेस्ट और अंटार्कटिका में मिशन चलाया तो हमने वहां पर अपना झंडा फहराया था। चंद्रमा से जुड़े इस मिशन के मामले में हम दुनिया के ढेर सारे डिजिटल डेटा के आश्रय भरोसा दिलाना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें कुछ और भी करना चाहिए? लिहाजा इसरो में इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ। मुश्किल ये थी कि अब फाइनल लॉन्चिंग से पहले बहुत कम वक्त बचा था। नायर अपनी आत्मकथा रॉकेटिंग थ्रू द स्काइज में लिखते हैं, डॉक्टर कलाम के इस सवाल ने मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। लिहाजा बहुत कम वक्त होने के बावजूद हमने चंद्रयान के साथ एक मून इंपैक्ट प्रोब भेजा। इसी प्रोब के जरिए भारत चंद्रमा पर पहली हार्ड लैंडिंग करने में सफल रहा और यही वो मौका था जब भारत का झंडा पहली बार चांद पर लहराया। जैसे ही चंद्रयान 1 मिशन सफल हुआ, डॉक्टर कलाम ने नायर से कहा, दोस्त तुमने ये किया है। उन्होंने पूरे नियंत्रण कक्ष से कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि भारत ने शानदार मिशन को पूरा किया। मैं आप में से हर एक को बधाई देता हूं। नई दिल्ली लौटने से पहले डॉक्टर कलाम ने एक और सुझाव दिया। सुझाव ये कि जिस जगह मून इंपैक्ट प्रोब लैंड किया उसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा जाए, जिनके जन्मदिन पर लैंडिंग हुई थी और जिनके विजन ने इसरो की स्थापना में बड़ी भूमिका अदा की थी। सरकार से अनुमति प्राप्त करने के बाद उस साइट का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। तारीख में बात एक और जरूरी तारीख की, साल 1963 की वो तारीख जिसने 2008, 2019 और 2023 की नींव रखी। आज से 60 साल पहले 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के बाहरी इलाके थुम्बा से एक रॉकेट ने उड़ान भरी। छोटा रॉकेट था जिसने भारत में अंतरिक्ष युग के जन्म की घोषणा की। ताड़ के पेड़ों से घिरा यह गांव जल्दी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन इस नाम से जाने जाने लगा और बाद में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बन गया। भारत के वैज्ञानिकों की तरफ से स्पेस में हुई कोशिशों का इतिहास बताता है कि कैसे धीरे धीरे अंतरिक्ष पर होने वाले रिसर्च पर केंद्रित संस्थानों की स्थापना हुई और उन्हें आगे बढ़ाया गया। भारतीय वैज्ञानिक ईवी चिटनिस ने इस पूरी जर्नी में शामिल लोगों के निबंधों का कलेक्शन किया है, जिसका टाइटल है फ्रॉम फिशिंग हैमलेट टू रेड प्लैनेट, इंडियाज स्पेस जर्नी। इसमें दर्ज है कि इस तरह का पहला संगठन अहमदाबाद यानी कि गुजरात में बनाया गया जो फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी थी, PRL। डॉक्टर साराभाई के साथ कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ काम किया, लेकिन उनके पास तब फंड्स की किल्लत थी। चिटनिस बताते हैं कि कैसे वो अपने काम के लिए एक मेज के तौर पर 2 बक्से और एस्बेस्टस शीट एक साथ रखते थे। ये हमारे टॉप नॉच साइंटिस्ट है। एक टाइम वो भी था कि 2 बक्सों पे शीट रख के काम किया। आज देखिए चांद पे पहुंच गए। अहमदाबाद में जहां रिसर्च का काम होता था, रॉकेट लॉन्चिंग के लिए एक विशेष स्थान की जरूरत थी। इसके लिए थुम्बा को चुना गया। थुम्बा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। इस छोटे से गांव का चयन इसलिए किया गया क्योंकि यह मैग्नेटिक इक्वेटर पर पड़ता है। इस स्थान से रॉकेट लॉन्च करना रिसर्च के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता। इसलिए एक दिन डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलाम सहित उनके साथी वैज्ञानिक थुम्बा में स्थान तलाशने गए कि कौन सी साइट ठीक रहेगी। अब थुम्बा में एक चर्च था। डॉक्टर साराभाई चर्च के बिशप से बात करने गए, लेकिन बिशप ने उन्हें एक निश्चित उत्तर देने के बजाय
उन्हें उस सप्ताह रविवार की सामूहिक सभा में आने को कहा, जहां वो उस संडे प्रेयर में आए लोगों से इस बारे में चर्चा करने के बाद इसके बारे में कोई फैसला करना चाहते थे कि साइट देना है या नहीं। उन लोगों से बिशप ने वैज्ञानिक मिशन के बारे में चर्चा की और चर्च को वैज्ञानिकों को सौंपने के लिए अपनी मंडली से अनुमति मांगी। अपनी किताब इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं, बिशप ने चर्चा में आए सभी लोगों से पूछा कि क्या उन्हें चर्च की जमीन विज्ञान के इस्तेमाल के लिए दे देनी चाहिए या नहीं। सभी लोगों ने हाँ में जवाब दिया उस संडे को। इस तरह भारत के पहले रॉकेट लॉन्च सेंटर की शुरुआत हुई। कागजी कार्रवाई के बाद ग्रामीणों को 100 दिनों के भीतर एक बिल्कुल नए चर्च के साथ एक नए गांव में शिफ्ट किया गया। लोगों ने अपने घर छोड़े विज्ञान के लिए। बिशप का घर जल्द ही एक कार्यालय में बदल गया। चर्च कार्यशाला बना, वर्कशॉप और जानवरों का शेड स्टोर बना और प्रयोगशालाओं में तब्दील हुआ। सोचिए कहां से कहां की हमने यात्रा की है। कम फंडिंग और कुछ सुविधाओं से प्रभावित हुए बिना मुट्ठी भर उत्साही युवा भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने पहले रॉकेट को यहीं पर असेंबल किया। शुरुआत में थुम्बा में कोई कैंटीन या किसी प्रकार की कोई दूसरी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए वैज्ञानिक हर दिन अपने नाश्ते और रात के खाने के लिए साइकिल से त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन जाते थे। वे अपना दोपहर का भोजन पैक करवाते थे। उन दिनों उनके पास एक ही जीप थी जो काम के लिए हमेशा बिजी रहती थी, इसलिए वैज्ञानिकों को कहीं भी जाने के लिए या तो पैदल जाना पड़ता था या तो वो खुद साइकिल चला के जाते थे। हालांकि वर्किंग डेज बहुत व्यस्त होते थे, लेकिन वैज्ञानिकों के पास छुट्टियां या सप्ताहांत के दौरान, वीकेंड्स के दौरान करने के लिए कुछ खास नहीं होता था, इसलिए वो या तो कोवलम या शंकुमुखम के समुद्र के तटों पे जाते थे, बीचेस पे, या श्री कुमार थिएटर में एक पुरानी हॉलीवुड फिल्म देख लेते थे। जब ये सब हो रहा था तब इसरो की स्थापना नहीं हुई थी। 1962 में प्रधानमंत्री नेहरू और डॉक्टर साराभाई ने मिलकर इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार की स्थापना की, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का ही एक हिस्सा था, जिसके हेड थे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनकोस्पार ही आगे चलकर 1969 में इसरो बन गया, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना के बाद 1972 में भारत सरकार ने बनाया एक डेडिकेटेड संगठन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के नाम से। अंतरिक्ष से संबंधित प्रोजेक्ट्स के रिसर्च को इससे काफी बढ़ावा मिला। इसरो को भी डीओएस के अंदर लाया गया। 1969 में अपनी स्थापना के बाद से देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले कुल 89 लॉन्च मिशंस को पूरा किया है। 89। डॉक्टर साराभाई विदेश से पढ़े थे। शीत युद्ध के दौरान भी उन्होंने यूएसएसआर और अमेरिका दोनों से संबंध बनाए और जरूरी संसाधन जुटाने में वो कामयाब भी रहे। कोशिशें रंग लाई और 21 नवंबर 1963 को एक छोटे अमेरिकी साउंडिंग रॉकेट, जिसे नाइकी अपाचे के नाम से जाना जाता है, उसने केरल के त्रिवेंद्रम के पास मछली पकड़ने वाली बस्ती थुम्बा से उड़ान भरी। यही वो रॉकेट था जो बैलगाड़ी और साइकिल पर लाद कर लॉन्च साइट तक ले जाया गया था। इस पहले रॉकेट का भार था 715 किलो। पहली उड़ान में ये रॉकेट 30 किलो का पेलोड लेकर उड़ा। इसके बाद उम्मीदों ने उड़ान भरी, सपनों ने उड़ान भरी, जिसका एक सुंदर लम्हा बीते 23 अगस्त को हम सब ने देखा है 2023 में। 1963 उस प्रतिष्ठित यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। चंद्रयान 3 उस यात्रा का एक सम्मानित पड़ाव है। हिंदी फिल्मों के उस कालजयी डायलॉग को आप याद कीजिए कि द गेम इज स्टिल ऑन। धन्यवाद उन सभी का जिनका अतीत हमारे वर्तमान की थाती है। तारीख के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। तारीख के शानदार एपिसोड को लिखा है हमारे साथी कमल ने और इसमें मदद कराई है हमारे दूसरे साथी दीपक तिंगोरिया ने और इसे रिकॉर्ड किया है जतिन ने।